हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आइए अब आधुनिक भारत के इतिहास के हम उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच आए हैं दोस्तों, जहां से बहुत से लोग आपको इतिहास को बताते हैं, लेकिन उस चीज को जो है दोस्तों हाई जंप करके बताने का प्रयास कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आज के जो युवा हैं, जो युवा शक्ति है हमारे भारत की, वो कहीं ना कहीं दोस्तों किसी एक विचारधारा की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप राजनीतिक हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, चाहे गांधी जी हो गए, चाहे अम्बेडकर जी हो गए, चाहे चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर आपको दिखते हैं, राजनीतिक लीडर आपको दिखते हैं दोस्तों, आलोचना करना, उनकी बातों को जो है बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और उनके 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 कार्यों के प्रति अपनी भक्ति दिखाना, ये आपका नैतिक धर्म हो सकता है। हाँ दोस्तों, आप मान सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति राजनीतिक है तो उनकी आलोचना करना आपका नैतिक धर्म है। इसका ये मतलब नहीं होता है दोस्तों कि आप जो है राष्ट्र के विरोधी हो गए हैं। किसी मुद्दे पे हो सकता है आप अम्बेडकर जी का विरोध कर सकते हैं, किसी मुद्दे पे हो सकता है आप गांधी जी का विरोध कर सकते हैं, पटेल जी का विरोध कर सकते हैं। जितने राजनीतिक व्यक्ति होते हैं सबका विरोध आप कर सकते हैं, आपका नैतिक धर्म होता है। ठीक है, तो आइए बंटवारे की जो मेन सिचुएशन, मेन कंडीशन कहां से पनपी थी, उसके पीछे मंशा क्या थी, इसके पहले वाले दोनों वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया था। अगर आप नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए इसके पहले वाली क्लास में, तो वहां से आप हमें अच्छे से पकड़ पाएंगे। हमने आपको बताया था कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में राज्यों में स्वायत्तता दिया जाएगा। यानी राज्यों में स्वायत्तता देने का मतलब यही था कि जैसे जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, दैट टाइम सिचुएशन 1937 यानी 1937 में जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो है दोस्तों, तो इन्हीं के कार्यकाल में प्रांतीय चुनाव होता है। प्रांतीय चुनाव होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में राज्यों में स्वायत्तता दिया जाए। राज्यों में स्वायत्तता देने का मतलब कैसे है, जैसे आज का यूपी है, बिहार है, उस समय के बता रहे हैं। उस समय जैसे उड़ीसा है, बिहार है, पंजाब था, सिंध था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था और बंगाल था। तो जितने प्रांत थे, कुल कितने प्रांतों पे चुनाव हुआ था? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। इनका मतलब था कि 11 प्रांतों मतलब 11 राज्यों में चुनाव करा दिया जाए। वहां के जो मुख्यमंत्री बनेंगे इन्हीं लोगों को बना दिया जाए, एक बार यानी भारतीयों को ही बना दिया जाए, देख लिया जाए कि कैसे ये लोग शासन प्रशासन चलाते हैं। तो 1935 के द्वारा 35 अधिनियम में प्रावधान किया गया। तो 1937 में चुनाव हुआ और चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 3 राज्यों में वो जो है सहयोगी दलों के साथ मिलकर के गठबंधन के द्वारा 8 प्रांतों में सरकार बनाई। और मुस्लिम लीग जो अपने आप को बहुत बड़ा रहनुमा मानती थी कि मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर हम ही हैं, वो अपने रिजर्व क्षेत्रों में यानी जो पृथक निर्वाचन उन्हें दिया गया था कि जहां पर मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था कि यहां से केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही खड़ा होगा और मुस्लिम प्रत्याशी ही, मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, वहां से भी कांग्रेस ने जो है दोस्तों 58 सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस और 26 सीट जीत जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग के हालात इतने खराब हो जाते हैं दोस्तों कि 84 सीट जो है वो पंजाब में उसका रिजर्व होता है, लेकिन 2 सीट जीतती है मुस्लिम लीग और सिंध प्रांत में 33 सीट रिजर्व होता है, सिर्फ 3 सीट जीतती है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग का खाता भी नहीं खुलता है। तो जो मुस्लिम लीग अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा मानती थी, मुस्लिमों का सबसे बड़ा जो है अब अपने आप को ये मानती थी कि यदि मुस्लिमों का कोई हित कर सकता है, मुस्लिमों के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन सब के बारे में अगर मुस्लिमों के लिए कोई सोच सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग है, कांग्रेस नहीं है। यह बात का विरोध लगातार मुस्लिम लीग कर रही थी, लेकिन उसका ये जो दावा था वह निराधार साबित हुआ 1937 के चुनाव में। क्यों? क्योंकि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को एकदम मुंह की खानी पड़ी थी और पूरी प्रखर तरीके से मुस्लिम लीग बिखर गया था, उसकी सीट नहीं जीत पाए थे। है दोस्तों, हमने आपको बताया पंजाब में जो 84 रिजर्व सीट थी, यानी कि कुल आप मान के चलिए कितने सीटों पर चुनाव कुल हुआ था? 482। कुल मुस्लिम आरक्षित सीट 482 थी और मुस्लिम लीग जीती कितने पर थी? 106। यानी 482 सीट रिजर्व किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग 106 सीट जीत पाई थी, जिसमें हमने आपको प्रांत वाइज बताया था। लेकिन
दो तीन प्रांतों में वो सरकार बनाई थी, जैसे बंगाल हो गया और यहाँ पर हमने आपको बताया था सिंध में जैसे बंगाल हो गया था, और ऐसे कुछ दो तीन प्रांत थे वहां पर सरकार बनाई थी। इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया है। अगर आप नए हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, आप एक बार फिर से समझ जाइएगा। तो आप समझने का प्रयास करिए कि जैसे बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग ने सिकंदर हयात खान के प्रधान नेतृत्व काल में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम वर्ग पर अपना प्रभाव कायम कर लिया था। इससे यह सरकार मार्च 1947 तक बिना किसी व्यवधान के कार्य करती रही। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार ने सत्ता संभाला था और 1947 तक चलाए थे। हाँ दोस्तों, बाद मंत्रिमंडल बिखर गया था। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए कहां पर कृषक प्रजा पार्टी के साथ बनाया था, तो ये वो दौर था दोस्तों। और 1937 से 47 तक के दौरान विभिन्न नेताओं के अधीन गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना रहा। इसके दो प्रधानमंत्री रहे, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह तथा अल्लाह बख्श के ने कांग्रेस का साथ गहरे संबंध थे। यानी कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी गैर कांग्रेसियों के साथ भी गठबंधन करके सरकार उसने बनाया था। अगर आप थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके पहले वाले क्लास में हम आपको अच्छे से एक शब्दों को अच्छे से बताते हुए आपको बताया है दोस्तों। अब आइए आज की जो हमारी क्लास शुरू हो रही है, जैसे यहां से हमने आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं कि सिंध में कुल 33 आरक्षित सीटों में से 3 मुस्लिम लीग जीती थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कुल मुस्लिम आरक्षित सीटों पर 482 थी, जिसमें से केवल कांग्रेस ने 58 सीट पर चुनाव लड़ा था और 26 पर विजय प्राप्त की थी। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सुखद समाचार था। दोस्तों, मुस्लिम लीग के इस दावे की पोल खुल गई कि मुसलमानों की हितों की एकमात्र रहनुमाई मुस्लिम लीग है, कांग्रेस शासित। अब मुस्लिम लीग उस दंगे, फसाद और सांप्रदायिकता वाले राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी वाला जो वादा था, दावा था, इस पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। अब मुस्लिम लीग पूरा जो है सांप्रदायिकता का विष घोलने का प्रयास करती है। कहीं न कहीं पाकिस्तान के निर्माण की जो दीवार बन रही थी उसी में और जो है दोस्तों मजबूती के साथ कदम रखती है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस शासित जो राज्य थे वहां पर मुस्लिमों की दशा और दिशा की जांच के लिए मुस्लिम लीग ने 2 कमेटी का गठन किया था। एक पीरपुर कमेटी थी और एक शरीफ कमेटी थी। 2 पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी ने जो है दोस्तों ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ऐसी दशा वहां पर उन लोगों को जो है बताया रिपोर्ट में, जिससे जो है दोस्तों हालात और बिगड़ते चले गए, मुस्लिमों के हालात और बिगड़ते चले गए। इसने बताया कि जो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस ने मुस्लिमों को भड़काया है मुस्लिम लीग के खिलाफ, यह आरोप लगाया था इस कमेटी ने। और एक किन लोगों की किताब थी, उनकी किताब का जो है दोस्तों नाम हमें तो याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको शायद बताया था। उस रिपोर्ट का नाम था मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ऐसे कुछ करके नाम था, अंग्रेजी में हमें नहीं आता, लेकिन इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बोर्ड में लिख के बताया था। तो आज हमारी जो क्लास अब स्टार्ट हो रही है उसके बाद, यानी जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा क्यों हो रहा है, हमने आपको इसके पहले वाली क्लास तक यहां तक बताया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्य को हमने आपको बताया था कि 28 माह तक कांग्रेस का जो सरकार बनी थी मिलीजुली, वो कैसे चल रही थी। तो इसके पहले हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो अब आप आइए दूसरी चीज जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो है दोस्तों कि अब हमारी क्लास यहां से आगे शुरू हो रही है दोस्तों। ये सब पिछली वाली क्लास में थी, वो हमने आपको बताया था। अब इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि कांग्रेस मंत्रिमंडल अच्छे से चल रहा था, 28 माह तक चला। 28 माह के बाद कांग्रेस ने एकाएक क्या है रिजाइन क्यों दे दिया, इस्तीफा क्यों दे दिया। इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या था कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इतिहास में इसी डेट को जो है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ ध्रुव राष्ट्र थे, दोनों आपस में युद्धरत हो गए। मित्र राष्ट्रों की तरफ से कौन थे, जैसे इंग्लैंड था, बाद में अमेरिका भी इसमें जुड़ जाता है,
रसिया भी था। है दोस्तों, तो समझिए वो जब वर्ल्ड वार 2 पढ़ाएंगे, वर्ल्ड वार 1 पढ़ाएंगे तो इसके पीछे परिस्थितियां क्या होती हैं विश्व इतिहास में, तो आप वहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना कांग्रेस विधान के, यानी जो कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस की बिना अनुमति से भारत को जो है अपना मित्र राष्ट्र घोषित करते हुए इसे भी द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व कर दिया, भारतीय सैनिकों को लगा दिया युद्ध में, युद्ध के लिए। अब हुआ क्या दोस्तों, इससे कांग्रेस नाराज हुई। कांग्रेस नाराज होते ही वर्धा में कांग्रेस ने एक अपनी महासमिति बुलाया। उस समिति में यह निर्णय दिया गया कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं उस अपने पद से इस्तीफा दे दे। सारे कांग्रेसियों ने, जो भी मुख्यमंत्री थे, जो भी सरकारी पदों पर थे, सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। है दोस्तों, क्या था, हमने आपको बताया, भारत को अपना मित्र देश घोषित किया, आपातकाल भी लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, तो जाहिर सी बात है इस्तीफा देना मजबूरी हो गया था। कांग्रेस महासमिति ने अपनी वर्धा बैठक में सरकारों को इस्तीफा देने को कहा। 28 माह चली प्रांत की सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया। लिनलिथगो ने 22 दिसंबर 1939 को, लिनलिथगो ने 22 दिसंबर 1939 को यह जो कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया था, इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। और इसी इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। आप जानते रहिए, हो सकता है कई बार परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की प्रायिकता भी रही है कि 22 दिसंबर 1939 के डेट को क्या, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो इंडियन वर्क्स पार्टी थी, इंडिपेंडेंस वर्क पार्टी थी, उन्होंने क्या मनाया था दोस्तों, धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। हमने फैक्ट वाइज यहाँ पर लिखा भी है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद, अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर को। अब आइए, 1937 के प्रांतीय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के दम पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने का घिनौना कृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो भी, जहां भी छोटे मोटे जो भी दंगे या हिंदू मुस्लिम के झगड़े जो भी हो रहे थे, समाचार पंपलेट जो भी मुस्लिमों के हित के होते थे, उन समाचार, उन पंपलेटों को उसी तरीके से भर भर के मुस्लिमों तक पहुंचाया जाने लगा। एक प्रकार से कहें दंगल वाली सिचुएशन, जैसे किसी को दंगाई नहीं बनाना है, किसी के अंदर किसी धर्म को लेकर के घृणा पैदा नहीं करना है, तो उसके अंदर क्या होगा आज के डेट में, आप उसके व्हाट्सएप पे भेजिए, आप उसके फेसबुक पे भेजिए, आप उसके इंस्टाग्राम पे भेजिए, स्टोरी लगाइए, कुछ ऐसी चीजें आपको भेजते रहिए, जिससे जो है धीरे धीरे डेडिकेट हो जाएगा। एक प्रकार से उसके दिमाग में वही कचरा सब कुछ भर जाएगा कि जो कुछ है अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने जाति के लोग हैं, तो धीरे धीरे वो मोटिवेट हो जाएगा। ऐसा मुस्लिम लीग करते करते अंतोगता सफल भी होती है। हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1940, अब सब कुछ हो ही रहा था। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, यहाँ पर लाहौर अधिवेशन मतलब ये नहीं कांग्रेस का अधिवेशन, यहाँ पर लाहौर अधिवेशन का मतलब मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था। मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है कहाँ, 1940 में लाहौर में। कब होता है, कब होता है, डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। और यही लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार 2 राष्ट्र और 2 संविधान सभा की मांग कर दिया। इन्होंने सीधे तरीके से कह दिया कि भारत का बंटवारा होगा और हमारा जो देश बनेगा वो पाकिस्तान होगा, 2 राष्ट्र बनेगा और 2 संविधान सभा का गठन होगा। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र और 2 संविधान सभा की मांग कर दी। हाँ दोस्तों, अब इसकी पुष्टि क्या हुआ, जो तीन स्टेटों पर कांग्रेस का और सहयोगियों का, मुस्लिम लीग का और सहयोगियों का जो वर्चस्व था, उन लोग थे। सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान का प्रारूप रचा, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक कुजमा ने इसका समर्थन किया था। अब समझिए, यही फजलुल हक की एक रिपोर्ट थी, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ऐसे कुछ करके नाम थी, इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया है दोस्तों। अतः पाकिस्तान देश की मांग को राजनीतिक अधिकार मिल गया। 23 मार्च 1940 को यह घोषणा हुआ था। इसीलिए पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। अगर कभी आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब से, 23 मार्च 1940 से। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को ही मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र और 2 संविधान सभा के गठन की
बात किए थे कि यदि बात होगी तो अब दो राष्ट्र की बात होगी, हिंदुस्तान अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा। हिंदुस्तान के लिए संविधान सभा अलग होगी, पाकिस्तान के लिए संविधान सभा अलग होगी। इसीलिए 23 मार्च के डेट को जो है दोस्तों पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप इसे जानते रहिए। एक टर्मिनोलॉजी है, एक घटना है, वो घटना है दोस्तों त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। ये हम सोच रहे थे अगले क्लास में बताएं, लेकिन जगह था तो हमने सोचा बता दिया। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताने का प्रयास किया कि बंटवारे के आखिर मेन वजह, मेन पक्ष कौन थे। अब यहाँ पर आप समझिए, आप इस क्लास का पूरा निचोड़ क्या समझ पाएंगे, आप इस पूरे क्लास का निचोड़ आप यही समझ पाएंगे कि भारत को बांटने में, भारत का बंटवारा करने में, भारत में दंगे फसाद कराने में न तो गांधी जी का हाथ है, न तो मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ है, न तो गांधी जी का हाथ है, न तो मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ है, न तो पटेल का हाथ है, न तो किसी राजनीतिक नेता का हाथ है। हाथ तो है सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का जो यहां पर व्यापार करने आया था। जैसे कहते नहीं कि लट्टू नाचती है तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन लट्टू को नचाने वाला जो डोर होता है वो किसके हाथ में था, वो अंग्रेजों के हाथ में था। और भारतीय लोग क्या थे, बस वही थे लट्टू, सिर्फ नाच रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, लेकिन नचाने वाला कोई दूसरा था। क्यों? क्योंकि हम उन्हें आका मान चुके थे, हम उन्हें भगवान मान चुके थे। आप जो करेंगे सही है, तो उन्होंने आपको दिया, द्विराष्ट्र दिया, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को अलग कर दिया। क्या जरूरत थी 1937 का चुनाव कराने के लिए, प्रांतीय चुनाव क्या जरूरत थी कराने के लिए? चुनाव न कराते, आप डायरेक्ट स्वराज्य दे देते, छोड़ के हट जाते। आखिर 1937 में आप दिए, 1947 में आप चले गए, 10 साल और राज कर लिए होते, छोड़ के न गए होते, कम से कम देश तो न बटा होता। लेकिन आपने चुनाव करवा दिया। चुनाव करवाने से क्या हुआ, माहौल पूरा बिगड़ गया, क्योंकि लोग क्षेत्रीय मुद्दों की तरफ भाग गए, कोई धर्म की तरफ भाग गया, कोई जाति की तरफ भाग गया, कोई नस्ल की तरफ भाग गया। परिस्थितियां अंग्रेजों ने क्रिएट किया, क्योंकि चुनाव कराने का घोषणा अंग्रेजों ने किया था प्रांतों में। अगर आपको स्वायत्तता देना था, आपको स्वराज्य देना था, तो केंद्र में देते। भाई केंद्र में उनकी सत्ता होती, वो अपने राज्य के मैटर को अपने हिसाब से टेकल कर लेते, हैंडल कर लेते। केंद्र जब कमजोर होता है दोस्तों, जब केंद्र कमजोर होता है तो जो क्षेत्रीय शक्तियां होती हैं ना, वो पूरे पावर में आ जाती हैं। जैसे कहने का मतलब जब क्षेत्रीय केंद्र कमजोर होता है, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया है, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता को बहुत पावर दिया है। जब केंद्र बहुत पावरफुल रहता है तो क्षेत्रीय शक्तियां जो है मनमानी नहीं कर पाती हैं। है दोस्तों, तो अब केंद्र जो है दोस्तों कमजोर अपने आप को बन गए प्रांतीय चुनाव करा करके, और क्षेत्रीय शक्तियों पर जिस प्रकार से मुस्लिम लीग भड़क रही थी, उसी में अंग्रेजों ने भी और उसे भड़काने का प्रयास भी किए। हाँ दोस्तों, तो इसके पीछे, भारत के बंटवारे के पीछे मेन कारण, मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ वो व्यापारिक वर्ग था जो भारत में व्यापार करने आया था, अंग्रेज थे। सीधा एक पॉइंट में अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का बंटवारा किसने कराया था, तो भारत का बंटवारा अंग्रेजों ने करवाया था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों को पता था जैसे ही हम प्रांतीय चुनाव करवाएंगे, और प्रांतीय चुनाव किस तरीके से करवा रहे थे, इसके पहले दोनों क्लास में हमने आपको बताया था कि वो कैसे कैसे वाणिज्यिक वर्ग वालों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, मुस्लिमों को आरक्षित सीट कर रहे हैं, जमींदारों को आरक्षण दे रहे हैं। यानी हर एक वर्ग जो थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करता था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, उन सबको आप कलेक्ट कर रहे हैं, और जो सशक्त वर्ग है उसे थोड़ी सी रियायत दे रहे हैं। आम जनता की बात ही नहीं कर रहे हैं, केंद्र वाली पूरा भारत छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक ऐसे भारत का आगे चल के निर्माण आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा भारत निर्माण, ये लोग बात करेंगे कि देशी रियासत को चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो स्वतंत्र रहे, जमींदारों को स्वतंत्र कर दिए हैं और रजवाड़ों को स्वतंत्र कर दिए हैं। अब कैसा भारत बना रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके एकदम देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई जैसे व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व होता है दोस्तों, जो सभी को एक कर लेते हैं, नहीं तो क्या मिलता ऊपर वाले ही जाने। तो फिलहाल आपको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बताने का और समझाने का यही एक पर्पस था दोस्तों। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं त्रिपुरी कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है इसके बाद 1939 में त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक गांव था, वहीं पर यह अधिवेशन हो रहा था। गांव या शहर मान लीजिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला है, उसी एक स्थान पे त्रिपुरी नामक स्थान पे यह सम्मेलन होता है, इसीलिए इसे त्रिपुरी सम्मेलन कहा जाता है।
अब यहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए चुनाव हुआ। और जानने वाली बात यह है दोस्तों, इस त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए जब चुनाव हुआ, चुनाव में गांधी जी हार गए। सोचिए, इस चुनाव में गांधी जी हार गए, यानी गांधी जी स्वयं नहीं लड़े थे चुनाव, गांधी जी ने अपने एक प्रत्याशी को उतारा था, वो व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया। अब पट्टाभी सीतारमैया एक प्रकार से कहें जो है दोस्तों घोषित उम्मीदवार थे, गांधी जी ने उन्हें उतारा था स्वयं मैदान में। और दूसरी तरफ थे बाबू सुभाष चंद्र, यानी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। और जब पट्टाभी सीतारमैया को हराया, थोड़ा सा आप यहाँ पे ये जान जाइए कि बाबू सुभाष चंद्र बोस को कितने वोट मिले थे। बाबू सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे और पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट मिले थे, 1377 वोट मिले थे। पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले थे और बाबू सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे। गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार हमारी व्यक्तिगत हार है, यानी हमारी हार है। इस हार से कहते हुए दोस्तों गांधी जी यह अधिवेशन छोड़ करके, मीटिंग छोड़ करके चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो इसी को जो है दोस्तों कई कई किताबों में त्रिपुरी संकट कहा जाता है। त्रिपुरी संकट कहा जाता है। संकट का मतलब कोई और संकट नहीं था, यही दो धड़े जब आपस में लड़े, गांधी जी हारे, गांधी जी मीटिंग छोड़कर चले गए, अधिवेशन छोड़कर चले गए, तो जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने आप को अपमानित समझा, कहा कि ये कौन सा अधिवेशन है जिसमें हम लोग आपस में ही मताचार हो जा रहे हैं, हमें लड़ना है आजादी के लिए और यहाँ तो अध्यक्ष पद के लिए लोग इतने नाराज हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का इरादा भी इसके बाद जो है दोस्तों बदलता है। वो ये आजाद मांगो, मीटिंग करो, क्या कहते हैं, याचना करो, आंदोलन करो, इससे नहीं होते हैं। अब ये हिंसक प्रवृत्ति वाली विचारधारा की तरफ जाते हैं। अब आजादी अगर मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ बम और पिस्तौल पर मिलेगी। इसी के तहत जो है दोस्तों आप आगे हम इनका पूरा बायोडाटा आपको बताएंगे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। क्या होता है फॉरवर्ड ब्लॉक, क्यों बाबू सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की ऐसी राजनीति से जो है दोस्तों छोड़ करके कहीं न कहीं ये माओवादियों वाली जो विचारधारा नहीं होती है उस तरफ चले जाते हैं। अब अंग्रेजों को जो है सिर्फ और सिर्फ मार कर भगाने की, यानी बम और पिस्तौल के दम पर इन्हें मार भगाने का जो बीड़ा उठाते हैं, इनकी पूरी गौरव गाथा हम आपको बताएंगे। कैसे जापान जाते हैं, कैसे जर्मनी जाते हैं, कैसे वो अंडमान और निकोबार को स्वतंत्र करा लेते हैं और कौन कौन सी फौज बनाते हैं जिसमें गांधी जी को भी आगे रखते हैं, सभी राजनीतिक व्यक्तियों को आगे रखते हैं। इनका निजी विरोध किसी से नहीं था, वैचारिक विरोध था। भाई हो सकता है आजादी आप भी दिलाना चाहते हैं, आजादी हम भी दिलाना चाहते हैं, मतों को लेकर टकरार था, लेकिन ये सोचिए कि एक दूसरे के धुर विरोधी थे सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी। ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। हाँ, तरीकों में लेकर के थोड़ा सा वैमनस्य हो सकता था इन लोगों के अंदर कि भाई आप अपने तरीके से दिलाना चाहते हैं, हम अपने तरीके से दिलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एथेंटिक वे में अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इतिहास एकदम क्रिकेट मैच की तरह अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। क्रिकेट मैच में होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अगर कोई आज का 50 ओवर का मैच होता है, 50 ओवर के मैच में अगर मान लेते हैं सामने वाली टीम ने अगर 340 या 300 एबव स्कोर बनाया है, तो संभवतः सभी लोगों को सजेशन दिया जाता है कि एक व्यक्ति जो है स्ट्राइक रोटेट करेगा, दूसरा जो है थोड़ा सा हिट करता रहेगा। हिट करने का मतलब एक व्यक्ति स्ट्राइक रोटेट करे, थोड़ा संभल के खेले, और दूसरे छोर वाले व्यक्ति को थोड़ा सा सुझाव दिया जाता है कि वो कम से कम थोड़ा तगड़ा खेले। जैसे जब हम लोग जब मैच देखते थे, आज तो इस समय हम थोड़ा सा मैच नहीं देख पाते हैं, तो जब सचिन और सहवाग उतरते थे तो सचिन अमूमन थोड़ा सा धीरे खेलते थे, स्लो खेलते थे, कुछ समय तक विकेट को बचा कर रखते थे, स्ट्राइक रोटेट करते थे। लेकिन सहवाग उतरते हुए धूम धड़ाम मचा देते थे। सहवाग और गंभीर ऐसी सिचुएशन फिर भी हुआ जब सहवाग गंभीर की जोड़ी आई। गंभीर भी थोड़ा सा रुक के खेलता था, लेकिन सहवाग अपने ही अंदाज में खेलते थे। और आगे जैसे जैसे विकेट गिरता था, एक व्यक्ति स्ट्राइक रोटेट करने का काम करता था, दूसरा जो है दूसरे छोर से वो चौके और छक्के की बौछार भी करता था, यानी आक्रामक खेलता था। तो भारत की राजनीति, भारत का इतिहास भी ऐसे ही है दोस्तों। एक धड़ा अगर आप मान के चलेंगे, जैसे कांग्रेस हो गया, कांग्रेस में जितने भी लीडर आए वो लोग केवल स्ट्राइक रोटेट करते गए। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे छोर से उन्हें मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा मत करो, इस तरीके से मत खेलो। हाँ, बहुत कहते थे संभल के खेलो,
संभल के करो। ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर या भगत सिंह के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर ये लोग कोई पाबंदी लगाते थे, कुछ करते थे, नहीं, उन्हें स्वतंत्र करे किए थे। यानी अब अंग्रेजों को भी ये लग रहा था कि एक तरफ ये हाथ जोड़ रहा है, असहयोग आंदोलन चला रहा है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला रहा है, हाथ जोड़ रहा है, और दूसरी तरफ इसी की पार्टी में से इसी से प्रेरित होकर के कुछ लोग जो है हथियार उठा रहे हैं, बम और पिस्तौल के दम पे हमें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा, तो जब कार्य वो करेगा, चाहे सफल होगा चाहे असफल होगा तो कुछ लोग उससे जुड़ेंगे, वो बताएंगे यार ये जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है, इस तरीके से आजादी नहीं मिलेगी, इस तरीके से तुम जो जा रहे हो अंग्रेजों के यहाँ चिट्ठी लिख करके हमारे यहाँ ये ऐसी प्रावधान कर दीजिए, हमें राजनीतिक अधिकार दे, अरे उन्हें तो कुछ लोग मानेंगे कि हाँ यार ठीक है, लिख के दो, हम लोग हड़ताल करेंगे, जो है जुलूस निकालेंगे, ये करेंगे, जो भी चीजें होती है सभा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो कुछ दबाव बनेगा, वो हमें देंगे। कुछ लोग इस विचारधारा की तरफ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे इनका तौर तरीका गलत है, आजादी हमें लेना है तो हमें कैसे लेना हमें पता है, जिसके पास ताकत होगी वो बलपूर्वक छीन लेगा। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी लोग हो गए, बीडी सावरकर जी जैसे लोग हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बाघा जतिन हो गए, तो ये क्रांतिकारी वाले विचारधारा के लोग तरफ होते हैं। तो ये क्रांतिकारी और यानी हिंसा और अहिंसा दोनों आंदोलन चलते हैं। गांधी जी एक तरफ स्ट्राइक रोटेट करते हैं, यानी पूरी कांग्रेस एक तरफ स्ट्राइक रोटेट करती है, दूसरे छोर से धुआंधार चौके और छक्के की बौछार होती है। बस आजादी, भारत का इतिहास इतना हाइये है, अब इतना ही पढ़िएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आप समझेंगे तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। आजाद, अंग्रेजों से आजाद कराने के पीछे जितने भी राजनीतिक व्यक्ति थे, उन लोगों का मेन उद्देश्य और मेन पर्पज उन्होंने ऐसा ही करने का प्रयास किया, ऐसा मेरा मानना था। है दोस्तों, बस बाकी आप समझदार हैं। बहुत बहुत आभार। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।